आज हम संख्या पद्धति से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शून्य कैसी संख्या है, और हमारे पास में ऑप्शन है प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और आगे इसी तरीके से बढ़ते जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा सम संख्या। तो हमें पता है सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से। उसके बाद में हमारी है पूर्णांक संख्या। अब हमें पता है कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। यानी पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो ये होती है 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा शून्य है वह पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। तो शून्य कौन सी संख्या होती है, शून्य हमारी पूर्णांक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और हमारा ऑप्शन है शांत दशमलव, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव के बाद में संख्याओं का अंत होता है, यानी शेषफल 0 आता है। 2 है और 2 में हमने 5 का भाग लगाया तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 0.4। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद में संख्याओं की आवर्ती होती जाती है, यानी संख्याएं बार बार आती जाती हैं। जैसे 3, 3, 3, 3 और ये 3, 3 लगातार आती जाती है। उसके बाद में है अशांत अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद में अंकों की आवर्ती नहीं होती है, यानी अंक बदल बदल कर आते हैं। जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद में 5 आ गया, उसके बाद में 7 आ गया, उसके बाद में 1 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया, उसके बाद में 3 आ गया, उसके बाद में 8 आ गया। तो इस तरीके से ये संख्याएं हैं, ये बदल बदल कर आती रहती है, यानी संख्याओं का कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। तो वह संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती हैं ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बाकी ये जो दोनों संख्याएं हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हमारा पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 हो गई, 2 के बाद में 3 हो गई, 3 के बाद में 5 हो गई, 5 के बाद में 7 हो गई, 7 के बाद में 11 हो गई, 11 के बाद में 13 हो गई और इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई। तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह कौन सी है, 2। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 100। चौथा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बतानी है कि कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमें पता है कि 1 से लेके 25 तक की हमारे पास में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 तक हमारे पास में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 75 तक हमारे पास में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसी तरह 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें 1 से लेके 100 तक पूछा है, तो 1 से लेके 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसी तरीके से आपको 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 75 तक की अभाज्य संख्याएं पूछ सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है। और साथ ही यदि आपको तो 51 से लेके 100 तक यदि आपको अभाज्य संख्याएं पूछे तो आप इससे बड़ी आराम से बता सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, 25 होती हैं। और 1 से 50 तक कितनी होती है, 15 होती हैं। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास में कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, हमारे पास में 10 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। पांचवा क्वेश्चन है कि 6 की घात 3 गुणा 3 की घात 14
गुणा 11 की घात 7 और गुणा 65 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले जो भी भाज्य संख्या दे रखी है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे और उसके बाद में इनकी घातों का योग कर लेंगे, वही हमारे गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो हमारा 6 है ये भाज्य संख्या है और इसी तरीके से 65 भी भाज्य संख्या है। 3 और 11 है ये हमारे अभाज्य संख्या है, तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो 6 को लिख दिया 2 गुणा 3। अब इसकी घात 3 है तो दोनों पर घात 3 आ जाएंगी, इस पर भी घात 3 और इस पर भी घात 3 गुणा 3 की घात 14 हमारे पास में पहले से ही है तो 3 की घात 14 और गुणा 11 की घात 7 गुणा, अब 65 हमारे पास में भाज्य संख्या है तो 65 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 13 और गुणा 5। इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लिया। अब 65 की घात 4 है तो दोनों की घात कितनी आ जाएगी 4 और 4, तो इसकी घात भी 4 और इसकी घात भी 4। अब हमारा ये पूरा है ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया। अब हमें इसकी घातों का योग करना है तो 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 14 कितना हो गया 29, 29 और 3 32, 32 और 3 कितना हो गया 35। तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 35 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने संख्या पद्धति से संबंधित 5 मोस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।